Very good morning to all students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th biology chapter number 7 ट्रांसपीरेशन. तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो ट्रांसपीरेशन जो है उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन कि ट्रांसपीरेशन कहते किसे हैं. तो ट्रांसपीरेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट में उनके एरियल पार्ट जैसे कि लीफ और स्टेम, प्लांट में उनके एरियल पार्ट में से वाटर लॉस होना ट्रांसपीरेशन कहलाता है. वापस सुनना कि पौधे जितने भी हैं, प्लांट जितने भी हैं, उनमें उनके एरियल पार्ट में से पानी की जो कमी होती है वेपर फॉर्म में, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं. और ट्रांसपीरेशन के टाइप्स की बात करें तो ट्रांसपीरेशन के टाइप में सबसे पहला तो आता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन. स्टोमेटल क्या है? हमको पता है कि लीफ जो होती है उस लीफ की सरफेस पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं. उस स्टोमेटा से मैक्सिमम वाटर लॉस होता है. तो स्टोमेटा के ज़रिए अगर किसी प्लांट में वाटर लॉस हो तो उसको स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जो प्लांट में 50 to 97% टोटल ट्रांसपीरेशन का पार्ट है. वापस एक मिनट, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन टोटल ट्रांसपीरेशन का 50 to 97% पार्ट है. सेकंड जो ट्रांसपीरेशन का टाइप है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन. क्यूटिकल क्या है? जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं जिनको ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, डेजर्ट प्लांट में क्या है कि उनकी लीफ के ऊपर और स्टेम के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है. ये क्यूटिकल की लेयर नॉर्मली पानी के लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में वो क्यूटिकल की लेयर मतलब टूट जाती है और टूटने के कारण इसमें से बहुत ही लिटिल अमाउंट में पानी की कमी होती है, जिसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन. ये टोटल ट्रांसपीरेशन का 3 to 10% है. नेक्स्ट है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन. लेंटिक्यूल क्या है पहले तो इनको देखें. देयर आर माइन्यूट पोर ऑन द सरफेस ऑफ ब्रांचेज एंड फ्रूट. ब्रांचेज और फ्रूट की सरफेस पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिसको लेंटिकल्स कहते हैं. अंडर सम एटमॉस्फेरिक कंडीशन द वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम दिस लेंटिकल्स. के कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इन लेंटिकल्स से भी वाटर जो है लॉस होता है, जिसको लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं. ये टोटल ट्रांसपीरेशन का ओनली 0.1% है. तो ये तो हमने टाइप्स पढ़े. पहले तो हमने पढ़ा ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन, फिर उसके 3 टाइप्स थे, वो टाइप्स हमने समझ लिए. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है? हमको पता है स्टोमेटा क्या है. स्टोमेटा लीफ की सरफेस पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद है जिनके ज़रिए उसमें गैसों का एक्सचेंज भी होता है और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी उनमें होती है. तो हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहला आता है ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 किडनी शेप सेल विच इज़ कॉल्ड गार्ड सेल. अगर आप स्टोमेटा को देखते हो तो हर एक स्टोमेटा आपको 2 किडनी शेप सेल से घिरा हुआ दिखाई देता है जिसको कहते हैं गार्ड सेल्स. ये जो किडनी शेप की सेल है इसको कहते हैं गार्ड सेल. और ये दोनों सेल इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती है कि इसके बीच में एक छोटा सा छेद दिखता है, स्मॉल पोर पाया जाता है जिसको स्टोमेटल पोर कहते हैं. वापस सुनना, गार्ड सेल्स जो होती है वो इस तरीके से अरेंज होती है कि इसके बीच में एक छोटा सा पोर यानी कि छेद पाया जाता है जिसको स्टोमेटल पोर कहते हैं. गार्ड सेल्स की हम बात करें तो गार्ड सेल्स के अंदर की जो इनर वॉल है वो बहुत ही थिक होती है और बाहर की जो आउटर वॉल है वो हमेशा थिन होती है. याद रखना आपको, ये जो गार्ड सेल्स है इस गार्ड सेल्स के अंदर की वॉल थिक होती है और आउटर वॉल इसकी थिन होती है. मतलब बाहर वाली तो पतली है, अंदर वाली थोड़ी मोटी वॉल होती है. जैसे यहाँ पे भी लिखा है आउटर वॉल ऑफ दिस सेल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक. व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड
जब गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन में होते हैं, टर्जिड मतलब फूली हुई कंडीशन में होते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब ओपन कैसे होते हैं देखते हैं कि जब टर्जिड कंडीशन होती है तो आउटर थिन वॉल गेट स्ट्रेच, आउटर थिन वॉल स्ट्रेच कंडीशन में आ जाती है, खिंच जाती है, जो अंदर की थिक वॉल को भी बाहर की तरफ खींचती है, और खींचने के कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। वापस सुनना, टर्जिड कंडीशन जब होती है गार्ड सेल्स की, मतलब गार्ड सेल्स की जब फूली हुई कंडीशन होती है, तो सबसे पहले उसकी बाहर वाली थिन जो वॉल है वो स्ट्रेच कंडीशन में आती है, और स्ट्रेच कंडीशन में आने के बाद अंदर की थिक वॉल को भी बाहर की तरफ खींचती है, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। when the guard cells become flaccid, स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। और जब ये फ्लैसिड कंडीशन में होती है, फ्लैसिड मतलब सिकुड़ी हुई कंडीशन में होती है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इन फ्लैसिड कंडीशन इनर थिक वॉल कम क्लोज एंड पोर गेट क्लोज। फ्लैसिड कंडीशन में थिक वॉल जो अंदर वाली है वो पास पास में आ जाती है, जिससे पोर बंद हो जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। वापस सुनना, क्या बताया मैंने बताया आपको गार्ड सेल्स के बारे में कि हर एक स्टोमेटा दो किडनी शेप की सेल से घिरा होता है, जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि बीच में एक पोर बनता है, और गार्ड सेल्स के इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है। और स्टोमेटा ओपन कब होते हैं? जब इसकी कंडीशन टर्जिड हो। ये देखो, ये लिखा हुआ है, टर्जिड कंडीशन में स्टोमेटा ओपन होते हैं। टर्जिड मतलब फुली हुई कंडीशन। दो कुछ कह सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स भी है हमारे साथ, जो है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर इन लीव्स में बी 100 to 60,000। किन्हीं किन्हीं प्लांट में 100 भी हो सकते हैं और किन्हीं किन्हीं में 60,000 भी हो सकते हैं। द सेल सिचुएटेड अराउंड गार्ड सेल्स आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। के गार्ड सेल्स के बाहर भी आपको जो सेल्स है वो दिखाई देती है, वो कहलाती है सब्सिडियरी सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। हमको स्टोमेटा के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या है उसको भी जगह हम देख लेते हैं। द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मिस। लीफ की जो ऊपर वाली और लोअर सरफेस है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस मीजोफिल टिश्यू इज फाउंड। दोनों के बीच मीजोफिल पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू परसेंट ऑफ स्टोमेटल लीव्स आर ऑफ 3 टाइप। के अभी हमारे नेचर में 3 टाइप की लीव्स जो है स्टोमेटा के अकॉर्डिंग बांटी गई है। सबसे पहला तो है हाइपोस्टोमेटिक, सेकंड है एपिस्टोमेटिक, और थर्ड है एम्फिस्टोमेटिक। हाइपो का मतलब नीचे की तरफ होता है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली लोअर सरफेस। अगर किसी पत्ती में निचली सरफेस पे ही स्टोमेटा है तो उसको हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज और मोस्टली डाइकॉट प्लांट। एपिस्टोमेटिक, एपी का मतलब ऊपर होता है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली अपर सरफेस, लीफ की ऊपर वाली सरफेस पे ही पाए जाते हैं स्टोमेटा। वाटर लिली और मैक्सिमम फ्लोटिंग प्लांट, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाले, और हाइड्रोफिलिक प्लांट इसके एग्जाम्पल्स है। और एम्फिस्टोमेटिक का मतलब होता है स्टोमेटा ऊपर और निचली दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, जैसे कि ऑट, मेज एंड मोस्टली मोनोकोट प्लांट। तो पत्तियों को, लीव्स को स्टोमेटा के अरेंजमेंट के तौर पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाइपोस्टोमेटिक मतलब नीचे की तरफ, एपिस्टोमेटिक मतलब ऊपर की तरफ, एम्फिस्टोमेटिक मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टोमेटा मौजूद है। आपको इनके एग्जाम्पल्स सही तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन एग्जाम्पल के रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं कि एपिस्टोमेटिक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा। अभी तो आपके जैसे 12th है, तो 12th में तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आगे आप कोई कंपटीशन देते हो तो फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए एपिस्टोमेटिक लिख के एप्पल का एग्जाम्पल भी डाल देंगे, तो फिर आपको पहचान होनी चाहिए कि एप्पल में हाइपोस्टोमेटिक टाइप की लीव्स होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं।
तो सबसे पहला आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है। लाइट मैक्सिमम होने पर ट्रांसपिरेशन हाई होता है। विंड, हवाएं तेज़ चलती है, स्पीड से चलती है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। और अवेलेबल सॉइल वाटर, अगर पानी मिट्टी में ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, पानी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ट्रांसपिरेशन के, कि टेम्परेचर, लाइट, विंड और अवेलेबल सॉइल वाटर, ये चारों जब बढ़ते हैं तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है, और ये चारों जब कम होते हैं तो ट्रांसपिरेशन भी कम होता है। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की, कि इंटरनल फैक्टर क्या है। कि इंटरनल फैक्टर्स के बारे में हम अगर बात करें तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले तो आता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। कि ज़ेरोफाइट जो प्लांट होते हैं, यानी कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की लेयर या छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, स्टोमेटा को छिपाने का काम करते हैं। सेकंड टाइप के होते हैं, जिसके कारण क्या है, स्टोमेटा अगर छिपे हुए होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम होगी। तो ये इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। एक आता है रूट शूट रेशियो, कि अगर हायर रूट शूट रेशियो है किसी प्लांट में तो इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज होगी। और तीसरा आता है लीफ ओरिएंटेशन। लीफ ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर किसी प्लांट की लीफ इस तरीके से अरेंज है कि उस पर राइट एंगल पे इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि सन रेज आके पड़ती है तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हाई होगा, और अगर उसके पैरेलल पड़ती है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। वापस एक मिनट सुनना, कि लीफ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के सीधे कोई सन रेज यानी कि सूरज की किरणें पड़ती है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, और उसके पैरेलल जब चलती है, कि लीफ है उसके पैरेलल ही सन रेज चल रही है, तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम होती है। अब सिग्निफिकेंस बात करें, ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो एसेंस ऑफ सेप जो प्लांट में होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर इन प्लांट ऑकर थ्रू ट्रांसपिरेशन, कि एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन मिनरल और पानी का जो पूरे प्लांट में अलग अलग जगह पे होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करता है। ट्रांसपिरेशन कीप द लीफ टेम्परेचर लो, कि जैसे जैसे वो पानी की उसमें कमी होती जाएगी तो लीफ का टेम्परेचर कम रहेगा। और ट्रांसपिरेशन एक्सप्लेट आउट द एक्सेस वाटर, के प्लांट में अगर पानी ज़्यादा कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर दिया गया है तो उसको कम करने का काम भी ट्रांसपिरेशन ही करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। इसका मतलब कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, उस मूवमेंट को बताने के लिए कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें फर्स्ट थ्योरी आती है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से आप समझना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम, कि ये थ्योरी दी किसने थी, तो ये हाइपोथेसिस दी थी जेडी शायर नाम के साइंटिस्ट ने 1923 में। और उन्होंने बताया था कि प्रेजेंट ऑफ लाइट, कि जब लाइट प्रेजेंट होती है तो गार्ड सेल्स की पीएच इंक्रीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। वापस सुनना, कि जब लाइट प्रेजेंट होती है तो गार्ड सेल्स की पीएच इंक्रीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। और हाई पीएच में फास्फोरिलेज एंजाइम निकलता है और वो एक्टिव हो जाता है गार्ड सेल्स में। वापस सुनना, हाई पीएच में फास्फोरिलेज एंजाइम निकलता है, एक्टिव हो जाता है, और थोड़ी देर बाद स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। इट इंक्रीज डीपीडी ऑफ गार्ड सेल, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, स्टार्च कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 1 फास्फेट में, जिसने डीपीडी इंक्रीज कर दी गार्ड सेल्स की, जिसके कारण गार्ड सेल्स टर्जिट कंडीशन में आ जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये उसकी बताई गई ओपन होने की थ्योरी थी कि स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं। तो वापस एक मिनट देखना, कि लाइट प्रेजेंट होने पे पीएच इंक्रीज होती है, CO2
की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। एक एंजाइम निकलता है पीएच इंक्रीज होने पे, फास्फोरिलेज एंजाइम, जो क्या करता है स्टार्च को ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल देता है, जिससे गार्ड सेल्स की डीपीडी भी बढ़ जाती है, और जैसे ही डीपीडी बढ़ती है वो टर्जिट कंडीशन में आके स्टोमेटा को ओपन कर देती है। इन डार्क कंडीशन मतलब कि रात के वक्त द अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज एंड और pH डिक्रीज। रात के वक्त क्या होता है, एट नाइट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कि CO2 इंक्रीज होती है और pH डिक्रीज होती है। तो बिकम एसिडिक नेचर इन गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर एक एसिडिक नेचर बन जाता है जो वापस ग्लूकोज 1 फास्फेट को स्टार्च में बदल देता है। आफ्टर द गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड और स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। जो चीज़ उन्होंने दिन के वक्त बताई थी वही चीज़ वापस रात में उल्टी होती है, अपोजिट होती है, जिसके कारण क्या होते हैं स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये थ्योरी थी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इन 1908 Lloyd, a British botanist, told that starch is present in guard cells. स्टार्च के प्रेजेंट होने के बारे में लॉयड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था 1908 में, 1908 में। सेकेंड हाइपोथेसिस है स्टुअर्ट्स हाइपोथेसिस। स्टुअर्ट ने क्या किया था कि शायरी की जो हाइपोथेसिस थी उसको एक्सपेंड किया। उन्होंने कहा कि हाई पीएच में स्टार्च ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलता है, लेकिन बाद में ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एंड में ग्लूकोज में बदलता है, और दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, सो द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज एंड मेक द स्टोमेटा ओपन। उन्होंने बस क्या है कि ऊपर जो शायर की हाइपोथेसिस थी उसको उन्होंने एक्सपेंड करके बताया कि शायर ने तो हमको यही चीज़ बताई थी कि ग्लूकोज 1 फास्फेट में ही बदलता है। इन्होंने ग्लूकोज 1 फास्फेट से आगे भी बताया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट के साथ साथ वो बाद में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, और लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद स्टोमेटा ओपन होते हैं। थर्ड है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ये आपके जो स्टोमेटा से रिलेटेड थ्योरीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी एक्टिव पोटेशियम थ्योरी ही है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपके कह सकते हैं कि नीट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से आप देखना, एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी ट्रांसपोर्ट थ्योरी क्या है। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय इमामुरा एंड फुजिनो 1959 एंड मॉडिफाइड बाय ल्यूवेट इन 1974। याद रखना ये थ्योरी दी किसने थी, इमामुरा एंड फुजिनो ने, जैपनीज साइंटिस्ट थे, 1959 में दी थी, और इसको मॉडिफाई किया था ल्यूविट ने 1974 में। दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैंने कहा ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज के टाइम में यही थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इस थ्योरी में क्या कहा गया था कि जब लीफ जो है लाइट के एक्सपेंड में आता है तो उसके अंदर स्टार्च मेलिक एसिड में अपीयर होने लगता है, कि जब किसी लीफ को लाइट के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसके अंदर मेलिक एसिड बनने लगता है। थोड़ी देर बाद में यह मेलिक एसिड डिवाइडेड हो जाता है मेलेट और H+ आयन में। वापस एक मिनट, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि जब किसी लीफ को लाइट के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो पहले मेलिक एसिड को अपीयर मतलब बनाने का काम करता है, और थोड़ी देर बाद मेलिक एसिड डिवाइड हो जाता है मेलेट और H+ आयन में। After that, H+ ion comes out the guard cells and potassium ion enter into guard cells. थोड़ी देर बाद ये H+ आयन बाहर निकल जाता है गार्ड सेल्स से, और पोटेशियम आयन जो बाहर की तरफ था वो गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होने लगता है। दिस K+ आयन यानी कि पोटेशियम आयन रिएक्ट विथ मेलेट, और ये पोटेशियम मेलेट को बनाने का काम करता है गार्ड सेल्स में। वापस एक ये यहाँ पे क्या बताया कि जो H+ आयन बना वो गार्ड सेल से बाहर निकल गया, और बाहर की तरफ पोटेशियम आयन थे वो अंदर आए, और वो पोटेशियम आयन मेलेट के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम मेलेट बनाते हैं, जो क्या करते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स को इंक्रीज करते हैं, ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स को इंक्रीज करते हैं। हेंस द वाटर एंटर इनटू गार्ड सेल्स, और इसके कारण पानी जो है वाटर जो है गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होने लगता है, और ये टर्जिट कंडीशन में आके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। एट नाइट रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जिसके कारण क्या होती है कि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है गार्ड सेल्स में,
और वापस मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू स्टार्च एंड ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज। जो मैलिक एसिड था वो स्टार्च में बदल जाता है और ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन जो थी वो डिक्रीज होने लगती है और वाटर कम्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल्स एंड दे बिकम फ्लैसिड। और गार्ड सेल्स से वाटर बाहर निकल जाता है और वे फ्लैसिड कंडीशन में आके स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। इसको अगर हम लाइन डायग्राम से देखें तो दिन के वक्त क्या था, दिन के वक्त स्टार्च जो थी डे प्रेजेंट मतलब सनलाइट जब पड़ी थी उसके ऊपर, तो स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, बाद में मैलेट और H+ आयन में डिवाइड हो गया और H+ आयन बाहर निकले, पोटेशियम आयन अंदर आए और अंदर आने के बाद उन्होंने मैलेट से रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट बनाया, जिन्होंने ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया और गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन में आके उसने स्टोमेटा को ओपन कर दिया। नाइट के टाइम में क्या होता है कि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है जो मैलिक एसिड को वापस स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है, जिससे ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, गार्ड सेल्स फ्लैसिड कंडीशन में आ जाते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। ये पोटेशियम आयन की थ्योरी थी, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गुटेशन। गुटेशन क्या होता है कि लीफ की मार्जिन से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर लॉस होता है, उसको गुटेशन कहते हैं। वापस सुनना कि लीफ के स्टोमेटा से अगर वेपर फॉर्म में वाटर लॉस हो तो उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, लेकिन अगर पत्तियों के किनारों से बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी की कमी होती है तो वो गुटेशन कहलाता है, जो ग्रास में और पोटैटो में आपको दिखाई देता है। ये जो वाटर लॉस होता है ये स्मॉल पोर के ज़रिए होता है जो किसी भी लीफ के वेन के एंडिंग हिस्से पे पाए जाते हैं, कि किसी भी लीफ के जो वेन्स होती है उसके सबसे लास्ट वाले एंडिंग पोर्शन किनारों पे मौजूद होते हैं, जिनको हाइडेथोड कहते हैं। वापस सुनना, हाइडेथोड स्मॉल पोर से जो लीफ के वेन के एंडिंग हिस्से पर मौजूद होते हैं और जिनसे गुटेशन की प्रोसेस होती है। There is an opening at the apex of each hadethod which is called water pore and they are always open. हाइडेथोड के ऊपर वाले हिस्से पे वाटर पोर मतलब पानी जमा होने के कारण ये हाइडेथोड हमेशा ओपन होते हैं। और हाइडेथोड जो है, वापस सुनना, ये देखो मैंने एक लीफ का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे ड्रॉ किया है और ऊपर की तरफ लीफ के जो किनारे हैं उसकी तरफ हाइडेथोड मौजूद है। वहाँ पे आपको कुछ सेल्स का ग्रुप भी दिखाई देता है जिसको एपिथेम कहते हैं, और ये एपिथेम सेल्स का ग्रुप किससे जुड़ा होता है? सीधे जाइलम वेसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और जाइलम वेसल्स से जो वाटर निकलता है वो एपिथेम के ज़रिए यहाँ हाइडेथोड से तक पहुँचता है और यहाँ पे निकलने के बाद बूंद बूंद करके नीचे की तरफ टपकता रहता है। वापस एक मिनट, मैंने गुटेशन के बारे में क्या बताया? ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर वाटर लॉस किसी प्लांट में होता है तो उसको गुटेशन कहते हैं। उसको कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स कंप्लीट करती है, वो हाइडेथोड कहलाती है। और हाइडेथोड के नीचे की तरफ क्या है, कुछ सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जो एपिथेम कहलाता है, जो जाइलम वेसल्स से जुड़ा होता है। ये वापस मैं डायग्राम को आपको बता दूं, ये लीफ का मार्जिन है जिसके ऊपर वाली सेल हाइडेथोड है और उसके नीचे आपको सेल्स का ग्रुप दिखाई देगा है, वो एपिथेम है जो जाइलम वेसल्स के साथ जुड़ा हुआ है। कि इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट एंड लेस ट्रांसपिरेशन, कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एब्जॉर्प्शन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, तो रूट प्रेशर डेवलप होता है जाइलम वेसल में जो वाटर को जाइलम वेसल से एपिथेम सेल्स तक ट्रांसफ़र करता है और बाद में जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पोर के ज़रिए बाहर निकलने लगता है। वापस एक मिनट, कि जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, तो रूट प्रेशर डेवलप होता है जाइलम वेसल्स में, वो पानी को ट्रांसफ़र करता है जाइलम वेसल से एपिथेम सेल्स की ओर। जो एपिथेम सेल्स क्या करती है, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इन पोर से बाहर निकालने का काम करती है। वाटर कम्स आउट फ्रॉम गुटेशन इज़ नॉट प्योर, सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। इसके ज़रिए जो पानी बाहर निकलता है वो कभी भी प्योर नहीं होता, क्योंकि इसमें कई टाइप के मिनरल सॉल्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी डिजॉल्व होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है, आपने देखा होगा नॉर्मली कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीफ को, पत्ती को कट करने पर उसके अंदर से सैप के जैसा कोई लिक्विड निकलने लगता है, तो उसी चीज़ को ब्लीडिंग कहते हैं। द कमिंग आउट ऑफ सैप फ्रॉम कट और डैमेज पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग। ड्यू टू द रूट प्रेशर द सैप इन जाइलम वेसल्स रिमेन इन पॉजिटिव टेंशन। रूट प्रेशर के कारण जो जाइलम वेसल्स में सैप होता है वो हमेशा पॉजिटिव टेंशन में ही रहता है। द सैप फ्रॉम रबर ट्री, इट इज़ कॉल्ड लेटेक्स। कि लेटेक्स जो रबर ट्री से निकलने वाला सैप है, लेटेक्स कहलाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अगली क्लास में इससे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।